हेलो दोस्तों, दिस इज राहुल सर। आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं स्ट्रेन यानी कि विकृति की। तो जब भी हम किसी मेंबर पर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि उस मेंबर की जो डायमेंशन होती है वो बाद में आफ्टर अप्लाइंग फोर्स चेंज हो जाती है। जैसे कि एक मोटी सी मैं बात करूं, यहाँ पर ये एक प्रिज्मेटिक मेंबर है। इसको अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा करके इसको पुल किया जाए तो होगा क्या, इसकी पहले जो लेंथ थी वो क्या थी, यल थी। लेकिन अगर फोर्स लगाया गया तो आफ्टर अप्लाइंग फोर्स इस वस्तु की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, हल्का सा इधर और इधर वो बढ़ जाएगी। यानी कि फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ जो है वो यल ना रह करके हो गई कितना, यल प्लस डेल्टा यल हो गई। इसका जस्ट रिवर्स, अगर हम यल लेंथ का कोई मेंबर है और उस पर कंप्रेसिव लोड लगाएं जैसा कि दिख रहा है आपको, तो इस लोड की वजह से इसकी लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, हल्का सा घट जाएगी। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, यल थी, अब बाद में क्या हो जाएगी, घट करके यल माइनस डेल्टा यल हो जाएगी। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन एक तरह से डिफॉर्मेशन को मेजर करने का अप्रोच होता है। स्ट्रेन से हम ये जानते हैं कि यूनिट डायमेंशन में कितनी डिफॉर्मेशन हुई, इस चीज को मेजर करने का जो अप्रोच होता है, यही ही जो टर्म होता है उसे स्ट्रेन कहा जाता है। बेसिकली स्ट्रेन की डिफिनीशन की अगर बात किया जाए तो स्ट्रेन यानी विकृति एक क्या है, अनुपात होती है। स्ट्रेन इज अ रेशियो, और ये किसका रेशियो होता है, यह इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। यानी कि किसी वस्तु की लंबाई में कितना बदलाव आ गया है और उसकी ओरिजिनल लेंथ का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। जैसा कि आप स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, तो एप्सिलॉन का जो फार्मूला होगा वो लिखा जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन की यहाँ पे मैंने डिफिनीशन ऑलरेडी लिख रखी है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। यानी कि वस्तु की लंबाई में परिवर्तन और वास्तविक लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, विकृति कहलाती है। अब इसमें खास पॉइंट्स क्या है वो कीवर्ड्स यहाँ लिख दिया हूं मैं। स्ट्रेन का फार्मूला है स्ट्रेन बराबर डेल्टा यल बाई यल। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगाया जाता है। प्लस साइन ये बताता है कि वस्तु की लंबाई जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, और माइनस चिन्ह ये बताता है कि वस्तु की लंबाई क्या हो रही है, घट रही है। जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड आने के बाद इस मेंबर की लेंथ क्या हुई है, घट गई है। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए तो मेंबर की लेंथ क्या हुई है, बढ़ गई है। तो स्ट्रेन जो है एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है, इसका फार्मूला होगा डेल्टा यल डिवाइडेड बाई यल। इसका फार्मूला क्या होगा, बेसिकली डेल्टा यल डिवाइडेड बाई यल होगा। अब ये डेल्टा यल का यूनिट जो होगा वो भी मीटर होगा और यल की यूनिट भी मीटर होगी। इस आधार पर एक कीवर्ड हम तैयार करेंगे स्ट्रेन के टर्म में कि इसका कोई मात्रक नहीं होता, इट हैज नो यूनिट। ठीक, अगला कीवर्ड क्या होगा, स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा यल बाई यल। अगर इसके डायमेंशन की बात किया जाए तो स्ट्रेन क्या है, एक बीमाहीन राशि है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसको आप नोट करेंगे। अगला कीवर्ड क्या है, स्ट्रेन इज टेंसर। कल हमने बताया था
कि ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो लेकिन डायरेक्शन डिफाइन ना हो, यानी हर डायरेक्शन में इसकी वैल्यू अलग अलग आए, उसे क्या बोला जाता है, उसे टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई प्रिज्मेटिक मेंबर है और प्रिज्मेटिक मेंबर को मैं क्या किया, इसको कहीं से बांध करके इस पर लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो होगा क्या, लोड लगने के बाद इस मेंबर की लेंथ क्या हो जाएगी, इस मेंबर की लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसके क्रॉस सेक्शन की बात किया जाए तो क्रॉस सेक्शन इसका क्या हो जाएगा डियर, घट जाएगा। तो यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में अगर पूछा जाए तो जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी वैल्यू कुछ और है, लेकिन अगर लेटरल डायमेंशन यानी कि अगर इसके रेडियस के डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो इसमें डिफॉर्मेशन कुछ अलग मिल रहा है। यानी लोड केवल एक डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन डिफॉर्मेशन हर डायरेक्शन में आ रहा है, और अलग अलग डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। इसीलिए कहा जाएगा विकृति जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो इस स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है डियर, इसको क्या करना है, आपको नोट करना है, और फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं। नोट कर लीजिए पहले इसे। अब देखिए डियर, स्ट्रेन दो ही तरह की बेसिकली होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है और दूसरी होती है आपका, बेसिकली अगर बात करूं तो एक जो होती है डायमेंशन को चेंज करती है। अब डायमेंशन यानी कि उसकी शेप को चेंज करता है, और दूसरा जो होता है उसके साइज को चेंज करता है। समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्ट्रेन सिर्फ अगर देखा जाए तो दो ही तरह की हो सकती है, या तो डिफॉर्मेशन में उसका शेप बदल सकता है, या तो डिफॉर्मेशन में उसका क्या बदल सकता है, साइज बदल सकता है। जैसे अगर बात किया जाए यहां पर, ये जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स है, ये है नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स है डियर, नॉर्मल फोर्स है। लेकिन अगर यही बात किया जाए ये कौन सा फोर्स है, ये है शियर फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है मेंबर पर वो नॉर्मल फोर्स है, जबकि यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है वो कौन सा फोर्स है, शियर फोर्स है। तो नॉर्मल फोर्स जब भी मेंबर पर लगेगा तो आप खुद ही महसूस करिए कि इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। यानी इसका शेप जो है पहले भी प्रिज्मेटिक था और बाद में भी प्रिज्मेटिक है। यानी पहले भी ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा था और बाद में भी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ अप्लाई हो रहा है शियर फोर्स। आफ्टर अप्लाइंग शियर फोर्स मेंबर जो होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा, और उसका शेप जो है पहले कुछ दूसरा दिख रहा था लेकिन अब जो है वो ऐसा दिखेगा। यानी कि पहले जो है मेंबर आपका पहले जो है वो इस तरह से दिख रहा था, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर के शेप में, और बाद में फोर्स लगने के बाद जो है इसका शेप जो है ऐसा हुआ। तो आपको नोट करना है कि नॉर्मल फोर्स की वजह से, नॉर्मल फोर्स के कारण, नॉर्मल फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा उसमें साइज चेंज होगी।
क्या चेंज होगी, साइज चेंज होगी। लेकिन अगर शियर फोर्स की बात किया जाए तो शियर फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन आएगा उसमें क्या बदले, उसका शेप बदलेगा, शेप चेंज होगा। ये चीज आपको याद रखना है कि शियर फोर्स शेप चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो किस चीज को चेंज करने के लिए, साइज को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेरा अगला टॉपिक होगा, अभी तक हमने सीखा क्या कि स्ट्रेन किसे कहते हैं, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होती है, स्ट्रेन जो होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है, ये हमने सीखा। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कि स्ट्रेन कितने तरह की होती है। तो कल जिस तरह से आपने सीखा था कि स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है ट्रू या एक्चुअल, और दूसरा था आपका इंजीनियरिंग जिसे नॉमिनल या कन्वेंशनल भी आपने कहा था। तो स्ट्रेन भी दो ही तरह का होता है, एक होता है ट्रू जिसे एक्चुअल कहते हैं, और दूसरा आपका होगा इंजीनियरिंग जिसे नॉमिनल या इसी को कन्वेंशनल स्ट्रेस भी, स्ट्रेन भी कहा जाएगा। तो ट्रू या एक्चुअल स्ट्रेन क्या होता है कि ट्रू स्ट्रेन क्या है कि चेंज इन लेंथ और डिवाइडेड बाय क्या होता है, लेंथ होता है। लेकिन कौन सी लेंथ ली जाएगी, वो डिफॉर्मेशन के बाद वाली लेंथ ली जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि ये कोई एक मेंबर है, ये कोई एक मेंबर है, इसको हमने क्या किया है, इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया है। इस फोर्स के वजह से इस बॉडी की जो लेंथ होगी वो हल्का सा क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अगर इसकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ यल थी और चेंज इन लेंथ की अगर बात किया जाए डेल्टा यल है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा, अगर एक्चुअल स्ट्रेन या ट्रू स्ट्रेन की बात किया जाए तो ये क्या होगा, डेल्टा यल डिवाइडेड बाई यल प्लस डेल्टा यल। अगर लंबाई बढ़ रही है तो प्लस चिन्ह लिया जाएगा, और लंबाई घट रही है तो कौन सा चिन्ह लिया जाएगा, माइनस चिन्ह लिया जाएगा। यानी कि डेल्टा यल डिवाइडेड बाई यल प्लस माइनस डेल्टा यल जो होगा वो जब मेजर किया जाएगा तो आपका एक्चुअल स्ट्रेन मिलेगा। जबकि अगर आप ओरिजिनल चेंज इन लेंथ और डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ लेते हैं, यानी पहले वाली लेंथ लेते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेन कहलाएगा। तो अगर बात किया जाए टेंशन टेस्ट में, तो टेंशन टेस्ट में जैसे कि अगर इसकी लंबाई इनिशियल लेंथ क्या है 10 है, और अगर लंबाई में बढ़ोतरी जो हो रही है वो 1 हो रही है, तो टेंशन की बात किया जाए तो टेंशन में एक्चुअल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा यल की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो एक्चुअल स्ट्रेन अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाई 11। जबकि इंजीनियरिंग स्ट्रेन अगर मेजर किया जाए इस वाले क्वेश्चंस में तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या आएगा 1/10 आएगा। अब दोनों को सॉल्व करिए तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होगा तनन में टेंशन में क्या होगा, वो एक्चुअल वाले से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी टेंशन टेस्ट में इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होगा वो एक्चुअल स्ट्रेन से क्या होगा, अधिक होगा। जबकि कंप्रेशन में अगर बात किया जाए तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होगा वो एक्चुअल स्ट्रेन से क्या होगा, वो क्या होगा, एक्चुअल स्ट्रेन से कम होगा। तो इस यहाँ पे जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है डियर, उसको आपको तुरंत ही नोट करना है और फ्लो डायग्राम बना रखना है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा हुक का नियम, यानी हुक्स लॉ। तो हम हुक का नियम स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम एक स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि पहले स्ट्रेस आता है कि पहले स्ट्रेन आता है। तो आपको पता है
और नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, क्लियर करूंगा उसको। आपको इसको ध्यान रखना है। अगर मान लेते हैं ये कोई आपका एक प्रिज्मेटिक मेंबर है, ठीक, और इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। ये मेंबर है और इस पे हमने कुछ नहीं लगाया है। तो अगर पूछा जाए कि इसकी लेंथ इनिशियल में कितनी है, तो आप चित्र देख करके बताएंगे इसकी लेंथ कितनी है, यल है। ठीक, जैसे ही हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि लोड अप्लाई जैसे किए, एक्सटर्नल फोर्स अगर ये एफ इधर से लगा, तो सबसे पहले इस पे अप्लाई क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा। अब जब एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो होगा क्या, इधर का मैग्नीट्यूड इधर के बराबर है लेकिन दोनों अपोजिट हैं, तो जाहिर सी बात है इस मेंबर को क्या करना चाहेंगे, खींचना चाहेंगे। यानी कि अगर यहां पर एक सेक्शन ले लिया जाए, एक सेक्शन ले लिया जाए, तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो है वो, अगर बात किया जाए मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी की अगर बात किया जाए, तो एक्सटर्नल फोर्स के वजह से क्या होगी, बढ़ना चाहेगी। चूंकि मॉलिक्यूल्स के भीतर खुद की ताकत होती है एक दूसरे को बांधे रखने की, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। जब ये अप्लाई हुआ तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टरबेंस आएगा, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की क्या होगी, दूरी बढ़ेगी। यानी लोड पहले आया, एक्सटर्नल फोर्स पहले आया, उसके बाद क्या आया, डिफॉर्मेशन आया। इसके बाद क्या आया, डिफॉर्मेशन आया। और दूसरे नंबर पे डिफॉर्मेशन आया। और हमको पता है कि ये मॉलिक्यूल्स, इस मेंबर का मॉलिक्यूल्स इतनी आसानी से ये अलग नहीं होंगे। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में क्या करेंगे, रेसिस्टेंस देंगे। इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, रेसिस्टेंस देंगे। यानी कि सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स आएगा, फिर डिफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, रेसिस्टेंस आएगा। यानी क्या आएगा, रेसिस्टेंस आएगा। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मेशन में पहले कौन आता है, तो एक्सटर्नल फोर्स पहले आएगा, फिर डिफॉर्मेशन आएगा। और डिफॉर्मेशन और रेसिस्टेंस में कौन पहले आएगा, तो पहले डिफॉर्मेशन यानी पहले विकृति आएगी, फिर क्या आएगा, प्रतिबल आएगा। अब फिर से समझते हैं। सबसे पहले इस मेंबर पर अप्लाई क्या हुआ है, लोड हुआ है, लोड अप्लाई हुआ है। और आपको पता है स्ट्रेन जो होती है वो क्या होती है, यूनिट डायमेंशन में कितना डिफॉर्मेशन आया, इसी को मेजर करने का अप्रोच होती है। यानी एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे आप लोड लिख सकते हैं, और डिफॉर्मेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आप स्ट्रेन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं डियर, स्ट्रेन लिख सकते हैं। यानी पहले लोड आएगा, फिर क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। अगर स्ट्रेन की बात पूछा जाए, स्ट्रेन के बाद क्या आएगा, तो यूनिट एरिया पे जो रेसिस्टेंस अप्लाई होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है डियर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले लोड आएगा कि पहले डिफॉर्मेशन आएगा, तो आप बोलेंगे लोड पहले आएगा, डिफॉर्मेशन बाद में आएगा। अब फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि स्ट्रेन पहले आएगा कि पहले स्ट्रेस आएगा, तो आप लिखेंगे पहले स्ट्रेन आएगा, बाद में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। आपसे अक्सर वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या तो फिर कोई भी ऐसे मौखिक प्रश्न होता है, तो पूछा जाता है कि लोड और डिफॉर्मेशन कर्व में
लोड और डिफॉर्मेशन कर्व अगर आप कहीं पे प्लॉट कर रहे हैं तो लोड जो होगा और डिफॉर्मेशन उसमें से कौन सा एक्स एक्सिस पे रहेगा, कौन सा वाई एक्सिस पे। तो डियर अगर बात किया जाए लोड पहले आ रहा है कि पहले डिफॉर्मेशन, तो आप बताएंगे पहले लोड आ रहा है। तो लोड क्या होगा, फंडामेंटल होगा, यानी लोड पहले आया तो जो पहले आएगा उसको एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और जो बाद में आता है उसको क्या किया जाता है, वाई एक्सिस पे रखा जाता है। यानी कि लोड पहले आएगा तो यानी लोड डिफॉर्मेशन कर्व में लोड एक्स एक्सिस पर रहेगा और डिफॉर्मेशन वाई एक्सिस पर रहेगा। यानी लोड लोड जो है मोर फंडामेंटल है किसका रिस्पेक्ट में, डिफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की बात किया जाए तो स्ट्रेस को एक्स पे रखा जाएगा कि वाई पे रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेन पहले आ रहा है और हमने बताया है कि जो पहले आती है उसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं और जो बाद में आती है उसे फंडामेंटल, उसे डिराइव क्वांटिटी या डिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे। तो यानी स्ट्रेन जो है वो क्या है, फंडामेंटल है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन आपका एक्स एक्सिस पर रहेगा और अगर स्ट्रेस की बात किया जाए तो स्ट्रेस किस पर रहेगा, वाई एक्सिस पर रहेगा। स्ट्रेस आपका किस पर रहेगा, वाई एक्सिस पर रहेगा। यानी आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ डियर कि स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेन फंडामेंटल है इसलिए एक्स एक्सिस पर रहता है, लोड डिफॉर्मेशन कर्व में लोड फंडामेंटल इसलिए एक्स एक्सिस पर रहेगा। तो नोट करके ये जो लिखा हुआ है 1 2 3 वाले टर्म्स इसको लिख लीजिए और एक स्पेशल कमेंट लिखिएगा आप लोग, इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिखिए और स्पेशल कमेंट में लिखिएगा स्ट्रेन इज मोर फंडामेंटल, strain is more fundamental than stress while load is more fundamental than deformation। यानी कि लोड जो होगा वो पहले आएगा और डिफॉर्मेशन बाद में आएगा, जबकि अगर विकृति की बात किया जाए और स्ट्रेस की बात किया जाए तो विकृति पहले आएगी और प्रतिबल क्या आएगा, बाद में आएगा। ठीक, तो इसे लिख लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक होगा हुक का नियम।